एक गांव में दो बहन रहा करती थीं और उनका नाम था सीता और गीता। सीता कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक गरीब आदमी से हो गई थी, जो कि लकड़ियां काटता था और उसको बाजार में बेचने जाता था। और इधर गीता देखने में सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक अमीर सेठ के साथ हो गई थी। गरीब लोगों के साथ रिश्तेदारी रखना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो मेरी खुद की बहन ही क्यों ना हो। गीता की शादी के बाद रूप और धन का बहुत घमंड बढ़ गया था। वो कभी एक भी मौका नहीं छोड़ती थी सीता को उसकी गरीबी के ऊपर ताना मारने का। ये देखो, मुझे मेरे पति ने कितना सुंदर हार दिया है। तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा इतना सुंदर हार, और तुम्हारे पति का तो औकात ही नहीं है इतना सुंदर हार दिलाने का। सीता बस सुनती रहती है और बोले भी क्या अपनी खुद की बहन को। सीता और उसके पति को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। सीता, तुम्हें तो बहुत बुरा लगता होगा ना जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी की इतनी मजाक उड़ाती है। बुरा तो लगता है, पर कर भी क्या सकते हैं। भगवान करे कि उसको समझ आए और वह अपनी अमीरी का इतना दिखावा ना करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सीता, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं जा रहा हूं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। रोज की तरह मदन उस दिन भी लकड़ियां काटने जाता है। उस दिन मदन लकड़ियां काट ही रहा था कि एक जहरीला सांप आकर मदन को काट लेता है। बचाओ बचाओ, सांप ने काट दिया मुझे। बचाओ बचाओ, सांप ने काट दिया मुझे। बचाओ बचाओ। मदन की आवाज सांप ने काट सुनकर दिया उधर मुझे। काम करने वाले गांव के लोग आ गए। अरे, मदन को तो सांप ने काट डाला। चलो चलो, इसको घर लेके चलते हैं। फिर ये लोग मदन को उसके घर पहुंचा देते हैं। इनको क्या हुआ है भाई? हम सभी लोग काम कर रहे थे, अचानक मदन के चिल्लाने की आवाज आई तो देखा कि मदन को एक जहरीले सांप ने काट दिया है और वो गिर गया है, इसलिए हम उसको उठाकर घर ले आए। अभी घर तक ले आए हो तो डॉक्टर के पास ले जाने में भी थोड़ी मदद कर दो। फिर सब लोग मदन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये अब खतरे से बाहर है, लेकिन जल्द ही पूरे पैसे नहीं जमा कराए तो हम इसका आगे का इलाज नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से ये कभी चल नहीं पाएगा, क्योंकि जहर इसकी पूरी लात में फैल गया है। मदन के इलाज के लिए सीता सारी जमा पूंजी लगा देती है, फिर भी वो कम पड़ जाता है। हे भगवान, और पैसे मैं कहाँ से लाऊं? गीता से मदद मांगकर देखती हूँ, क्या पता वह मदद कर दे। उसके बाद सीता अपनी बहन गीता के पास मदद मांगने जाती है। गीता, तुम्हारे जीजाजी को सांप ने काट दिया है, उनका अभी इलाज चल रहा है। मेरे पास जितने जमा पूंजी थे वो सब खत्म हो गया है। हो पाए तो मुझे थोड़े पैसे की मदद कर दें। देख सीता, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अभी अभी मेरे पति ने मेरे लिए सोने का हार लिया है, तो इसीलिए अभी पैसे नहीं है मेरे घर में। सीता मायूस होकर वहां से चली जाती है। बड़ी आई पैसे मांगने। भैया मेरी मदद जरूर करेंगे, उनके पास चल के देखती हूँ। उसके बाद सीता उसके भैया भाभी के घर जाती है। भाभी भैया घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो कुछ दिनों से शहर गए हैं। कुछ काम है तो बताओ। आपको तो पता ही होगा कि इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसीलिए पैसों की जरूरत है। हो पाए तो थोड़ी मदद कीजिए, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगी।
कुछ और काम है तो बताओ, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हो। तुम्हारे भैया तो भोले हैं, जो भी तुम मांगते हो तो बिना सोचे समझे दे देते हैं। हम लेकिन ठीक समझते हैं तुमको। उसके बाद सीता कुछ नहीं बोलती है और घर आ जाती है। मेरी मदद तो मेरी अपनों ने ही नहीं किया, किसी और से क्या उम्मीद करूं? उसके बाद सीता हॉस्पिटल जाती है। अरे बहन जी, आपने पैसे जमा नहीं कराए अभी तक। ले जाइए इनको यहाँ से, हम इनका इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद सीता मदन का इलाज बिना पूरा किए उनके साथ घर आ जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। मदन का पैर काम करना बंद कर देता है, इसीलिए पूरा दिन मदन बिस्तर पर पड़ा रहता है। इधर सीता घर घर जाकर बर्तन साफ करने का काम करती है, परिवार को पालने के लिए। सुना है तू लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती है। कितनी फूटी किस्मत है ना तेरी। भगवान ऐसी किस्मत किसी को भी ना दे भाई। सीता हमेशा गीता को नादान समझकर चुप रहती है। तुम्हें मेरी वजह से बहुत कष्ट करना पड़ रहा है ना सीता? नहीं जी, इसको मैं आपकी सेवा समझकर कर रही हूं। कष्ट किस बात का? उस दिन शाम को एक साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु बाबा गीता के घर के पास जाते हैं। बेटा कुछ भिक्षा दे दो, नहीं तो कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। हम इसलिए नहीं कमा रहे हैं कि कभी आप लोगों को खाना तो कभी भिक्षा देते रहें। 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ तो दे दो। तो इधर खाना बट रहा है क्या? कभी भी आ जाते हो मुंह उठा के। गीता साधु बाबा को बहुत कुछ सुनाती है, इसलिए बाबा उधर से खाली हाथ आ जाते हैं। फिर साधु बाबा चलते चलते सीता के घर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो बेटा, कुछ भिक्षा दे दो बेटा। साधु बाबा की आवाज सुन के सीता बाहर आती है। बेटा कुछ भिक्षा दे दो, नहीं तो कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। हम बहुत गरीब हैं बाबा, आपको देने के लिए बस 2 सूखी रोटी है घर में। कोई बात नहीं बेटा, उतना ही बहुत है मेरे लिए। उसी समय आसमान में काली घने बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बाबा अभी तो बारिश शुरू हो गई है, आप आज रात मेरे घर रुक जाओ। अरे नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, बस आज के लिए रुक जाइए। इस समय ऐसी मौसम में कैसे जाओगे आप? ठीक है बेटा। उस दिन वो साधु बाबा सीता के घर रुकते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम लोग गरीब होकर भी दिल के अमीर हो, इसलिए मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ तुझे। फिर साधु बाबा एक बंद घड़ा देते हैं सीता को। सीता जब घड़ा खोलती है, वो देखती है कि वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। हे भगवान, आपका धन्यवाद। साधु के भेष में भगवान ही थे वो साधु बाबा। फिर सीता मदन का इलाज कराती है और कुछ दिन बाद मदन का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपको अपने पैरों में खड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। सब कुछ वो साधु बाबा की वजह से सीता, और तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। बाकी पैसे से सीता और मदन मिलकर एक होटल खोलते हैं। बहुत कम दिनों में उनका धंधा आगे बढ़ने लगा था। समोसे और पकौड़े की खुशबू उधर से गुजरने वालों को उनके होटल तक खिंचता था। वाह, खुशबू कितनी अच्छी है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा।
उस सीता के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो इतनी जल्दी तरक्की करने लग गई? कहीं भाभी ने तो उसको पैसे नहीं दिए? पूछना पड़ेगा भाभी से। फिर गीता उसकी भाभी के घर जाती है। भाभी, एक बात बताओ, कहीं सीता को आपने पैसे तो नहीं दिए है ना? तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, इसीलिए हमने तो साफ साफ मना कर दिया पैसे देने से। फिर सीता के पास इतने पैसे आए कहाँ से? गीता बहुत सोच में पड़ जाती है। गीता सीता की तरक्की से बहुत जलती है और एक योजना बनाती है। फिर गीता अपनी नौकर रामू को बुलाती है। रामू, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर गीता रामू को उसकी योजना के बारे में बताती हैं। समझ गए ना क्या करना है तुम्हें? जी मालकिन, जैसे आपने बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। योजना के हिसाब से रामू होटल में जाकर बोलता है, मेरे पेट दर्द कर रहे हैं। अरे ये तो बासी समोसा है, कब का बनाया हुआ, कोई मत खाओ। इसके बाद देखते ही देखते सारे लोग वहां से बिना खाए चले जाते हैं। सीता और मदन घर आ जाते हैं। फिर सीता बोलती है, सुनो जी, समोसे और पकौड़े तो बासी नहीं थे, फिर भी लोग बिना खाए कैसे चले गए? मैं भी वही सोच रहा हूँ सीता। मुझे तो यह किसी का चाल लगता है हमारा दुकान बंद करने के लिए। फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा होटल बंद हो जाएगा। फिर सीता शाम को होटल में जितने समोसे और पकौड़े थे सबको लेकर गांव में मुफ्त में बांटने चली जाती है। भैया समोसे ले लो। तुम्हारे बासी समोसे और पकोड़े खाकर पेट खराब होते हैं, हमें नहीं लेना तुम्हारे समोसे। भैया पैसे मत देना, खाकर तो देखो। गांव के और लोग भी समोसे खाकर देखते हैं और बोलते हैं, ये समोसे तो ताज़ा है और स्वादिष्ट भी। लोगों को समझ आ गया था कि सीता के होटल का खाना बासी नहीं है। फिर से सीता के होटल पर लोगों का आना हो गया था और इधर गीता का योजना विफल हो गया। मेरी योजना तो विफल हो गई, अब मैं क्या करूं? गीता फिर से एक योजना बनाती है, इसलिए वो गांव के पास के एक गुंडे को बुलाती है। लालू दादा, आप सीता के होटल में आग लगा दो, आपको उसके बदले में मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। अगर मुंह मांगी कीमत दोगे तो अपन कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब रात को पूरा गांव सो जाता है तब लालू योजना के हिसाब से सीता के होटल में आग लगा देता है। सीता का होटल आग में जल रहा था कि उस वक्त मदन का दोस्त लखन किसी काम से देर रात को आ रहा था और ये सब वो देखता है। अरे ये क्या, होटल में आग कैसे लग गया? चल के देखता हूँ। अरे लालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये इतनी आग कैसे लग गई? लालू कुछ देर चुप रहता है, फिर लखन बोलता है, अब पता चला ये तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही आग लगाया है। ओए लखन, ज्यादा मत बोल, और अगर ये बात तूने किसी को गांव में बताई, जैसे ये होटल को आग लगाया है ना, उसी तरह से तेरे घर पर भी आग लगा दूंगी। फिर लखन कुछ नहीं बोलता है। सुबह होता है कि मदन और सीता होटल आते हैं और ये सब देखते हैं। हे भगवान, ये हमारा होटल जल के राख कैसे हो गया? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। पहले बासी समोसे बोल के दुकान बंद होने वाला था, अब ये हो गया। पक्का ये उसी आदमी का किया धरा होगा जिसने बासी समोसे बोल के दुकान बंद करने की कोशिश की थी। पर इस बार तो उसने हद पार कर दी, पूरा का पूरा होटल ही जला दिया। ये सब मुखिया जी को बताना पड़ेगा ताकि वो उस आदमी को दंड दे सके। फिर मदन और सीता मुखिया जी को सब कुछ बताते हैं। बोलो क्या समस्या है?
मुखिया जी कोई है जो हमें तरक्की करते हुए देख नहीं पा रहा है। फिर मुखिया जी मदन और सीता की मुंह से सारी बातें सुनते हैं और बोलते हैं, तुम लोग परेशान मत हो, आज मैं गांव में सभा बुलाता हूं, दोषी जरूर पकड़ा जाएगा। फिर मुखिया जी गांव में सभा बुलाते हैं। सुनो भाइयों, किसी को पता है कि मदन का होटल जलाने के पीछे किसका हाथ है? तो बताओ, जो भी उसको पकड़ने में मदद करेगा उसको 10 बोरी अनाज उपहार मिलेंगे। उसी समय लखन बोल पड़ा, मुखिया जी जब रात को काम करके लौट रहा था तब मैंने लालू गुंडे को होटल के पास देखा और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो वो मेरा घर जला देगा। वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, उसको तो अब मैं देखता हूं। फिर लालू गुंडे को सभा में बुलाया जाता है। सच सच बता लालू, तूने क्यों मदन के होटल को जलाया? उससे क्या दुश्मनी है तेरा? साले मेरे ही गांव में आकर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। तेरे गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, उसको बोल के तुझे गांव से निकालता हूं। रुक तू। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। साले इस गरीब आदमी की होटल जला दी तूने, उसका जीने का सहारा छीन लिया और अभी माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, पैसे देखकर मैं अंधा हो गया था। सिर्फ पैसों के लिए मैंने ये सब किया है, मेरे मदन से कोई दुश्मनी नहीं है। किसके कहने पर किया तूने ये सब? ये सब मैंने गीता मैडम के कहने पर किया था, मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनकर सीता के होश उड़ गए। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। फिर गीता को सभा में बुलाया जाता है। गीता, ये आदमी जो बोल रहा है कि तुम्हारे कहने पर आग लगाई उसने, क्या ये सच है? हाँ, ये सब कुछ सच है। मैंने ही ये सब कहा था इसको करने के लिए। क्या करती मैं? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने पैसे सीता के पास कैसे आए और कैसे वो इतनी तरक्की कर रही है। इसी वजह से मैंने ये सब किया था। ये बातें सुन के सीता की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उसने हमेशा से गीता की बातों को छोटी बहन समझकर भूल जाती थी। इस बार तो हद पार कर दिया उसने। गीता, तुम और तुम्हारा पति सीता का भरपाई करो और इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाओ। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है मेरे गांव में। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं अंधी हो गई थी अहंकार में, इसीलिए मैंने अपनी खुद की बहन के साथ ये सब किया। मुझे माफ कर दो, हमें गांव से मत निकालो। मुखिया जी, एक बार बस मेरी बहन को माफ कर दीजिए। बहुत मिन्नतें करने के बाद मुखिया जी गीता को आखिरी बार माफ कर देते हैं। सिर्फ तुम्हारी बहन सीता के कहने पर मैंने तुम्हें माफ किया है। मैं हमेशा गलती करती रही और तूने हमेशा मुझे माफ किया है। इस आखिरी बार तू मुझे माफ कर दे। गीता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर सीता बोलती है, मुझे खुशी है कि तुझे अब सारी गलतियों का एहसास हो गया है और मेरी बहन घमंड इंसान को बर्बाद कर देती है, इसलिए घमंड कभी मत करना।